अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं आईकेप के बीएफडी के पास पेपर्स का एक क्वेश्चन समर 2015 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से डील करता है। चलिए इस सवाल को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है आज़ाद टेक्सटाइल लिमिटेड ATL हैज़ बीन मेंटेनिंग एन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स। एक कंपनी है और वो मेंटेन करती है एक प्रोविडेंट फंड ट्रस्टीज मीट क्वार्टरली टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फॉर द फंड। टिल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर टेकन, ऑल कंट्रीब्यूशंस एंड मैच्योरिटीज आर डिपॉजिटेड इन सेविंग्स अकाउंट। द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ प्रोविडेंट फंड इज समराइज्ड बिलो। यानी कि प्रोविडेंट फंड में अभी जितने भी पैसे थे उसमें से कितने कहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं या किए हुए हैं वो बताया हुआ है आपको। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, कॉर्पोरेट TFCs हैं, टर्म डिपॉजिट्स हैं और डिपॉजिट्स इन सेविंग्स अकाउंट्स हैं और टोटल अमाउंट दी हुई है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ ATL हैव रेज कंसर्न्स ओवर इनएडिक्वेट रिटर्न ऑन प्रोविडेंट फंड। जो लोग हैं उन्होंने कहा कि यार ये फ़ंड जो है वो हमें इतना अच्छा रिटर्न या सही रिटर्न कमा कर नहीं दे रहा है, और ये कंसर्न इन्होंने शो किया। अच्छा, अगर मुझे फ़ंड का रिटर्न मालूम करना हो तो सिंपली हम करेंगे क्या, 50145 मल्टीप्लाइड बाई 12% प्लस 20342 मल्टीप्लाइड बाई 10% प्लस 35450 मल्टीप्लाइड बाई 9% प्लस 10520 मल्टीप्लाइड बाई 5%। जो टोटल रिटर्न आएगा उसको टोटल 116457 के अमाउंट से हम डिवाइड कर देंगे। तो एक काम करते हैं कि अभी जो फंड हमें रिटर्न कमा कर दे रहा है वो भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। 50145 मल्टीप्लाइड बाई 0.12 ये आता है 6017। 20342 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 ये आ जाता है 2034। 35450 मल्टीप्लाइड बाई 9% ये आपका आ जाता है 3191। 10520 मल्टीप्लाइड बाई 5% ये आपका आ जाता है 526। ठीक है, तो 6017 प्लस 2034 प्लस 3191 प्लस 526 ये टोटल आता है आपका 11768। टोटल जो रिटर्न मिल रहा है आपको 11768 मिल रहा है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 116457। तो इसको हमने डिवाइड कर दिया 116457 से। अभी जो मुझे रिटर्न मिल रहा है वो आ रहा है 10.1%। ठीक है, अभी जो मुझे रिटर्न मिल रहा है तकरीबन 10.1% या 11% का रिटर्न मिल रहा है, टोटल रिटर्न डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। और ये जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनसफिशेंट लग रहा। The trustees in a recently concluded meeting have decided to benchmark the fund's performance with voluntary pension funds being managed by asset management companies. The trustees have also decided to adopt a less volatile investment mix, which comprises of 25% investment in listed securities, 60% investment in debt securities, and remaining in money market securities. तो कुछ चेंजेस आए हैं और वो चेंजेस ये आए कि अब ट्रस्टीज़ ने ये एक आप कह लो कि हमें रेशो दिया हुआ है कि भाई इतना यहाँ पर हम जो है ना वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने एक चीज़ मेंशन कर दी है। ठीक है जनाब, तो मैं ज़रा देखता हूँ कि लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में मैं कितना इन्वेस्ट कर सकूँगा। अब 116,457 का 25% कितना बनता है, 29,114 बन रहा, 29,114 हो गया। अच्छा, उसके बाद डेट सिक्योरिटीज़ में कितना हो सकता है भाई, 60% हो सकता है। तो 116,457 का 0.6 जो है वो 69,874 बनता है। एक मिनट, 65% है, सॉरी 60% है। ठीक है, 60% है तो ये बन जाता है आपका 69,874 बन गया। अच्छा जी, उसके बाद दिखा हुआ है कि जो बच जाएगा पैसा वो मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट होगा। तो 116,457 उसमें से माइनस करते हैं 29,114 और 698
74, दोनों माइनस कर लेते हैं तो बच जाता है हमारे पास 17469। उसके बाद लिखा हुआ है कि डिटेल्ड रूल्स हैव बीन फ्रेम्ड इन दिस रिगार्ड व्हिच आर समराइज्ड बिलो। कुछ रूल्स आपने बनाए वो समराइज किए हुए हैं तीनों कैटेगरीज के लिए। इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होंगी वो किस हिसाब से होंगी। इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटीज़ के में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किस हिसाब से होगी। मनी मार्केट सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्टमेंट होगी वो किस हिसाब से होगी। ए में लिखता है प्रिपेयर द रिवाइज्ड पोर्टफोलियो ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये काम हम करना शुरू करते हैं। हम पहले इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की टोटल अमाउंट हमने निकाली कि अब होगी 29114। इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज़ की टोटल अमाउंट होगी 29114। फिर ये लिखता है वन सिक्योरिटी फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर शुड बी सेलेक्टेड एंड द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच सेक्टर शुड नॉट एक्सीड द वेटेजेस डिफाइंड बाय द ट्रस्टीज। वो बोलते हैं कि हर सेक्टर्स में से एक सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट करोगे। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में जाओगे तो ए या बी में से एक खरीदोगे, सीमेंट में जाओगे तो सी और डी में से एक खरीदोगे, फर्टिलाइजर में जाओगे ई और एफ में से एक खरीदोगे, और किसी भी सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो जो वेटेजेस दी है उससे ज़्यादा नहीं होगी, 40 30 30। तो इसका मतलब जो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा 29114, क्योंकि 40 30 30 टोटल 100 बनता है, तो भाई मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 29114 का 40%, यानी कि 11646 की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ऑयल एंड गैस में होगी 11646। अच्छा 29114 का 30% आपका बन जाता है 8734। तो 8734 की इन्वेस्टमेंट इधर होगी और 8734 की ही इन्वेस्टमेंट फर्टिलाइजर्स में होगी। ठीक है, अब मुझे डिसाइड करना है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूंगा। उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि मुझे रिटर्न कितना मिलता है पर एनम। ठीक है, पर एनम रिटर्न आखिर कितना मिल रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा। अब जब हम पर एनम रिटर्न की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में पहला जो शेयर है सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी ए पे लिखा हुआ है डिविडेंड की परसेंटेज 45% और शेयर की जो पार वैल्यू है हर शेयर की वो 10 है, यानी कि पूरे साल में सिक्योरिटी ए पर मुझे 4.5 का मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, और करंट शेयर प्राइस है 120 और फोरकास्टेड फेयर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर है 140, यानी कि जो शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी उसकी वजह से जो कैपिटल एप्रिसिएशन मुझे मिलेगा वो मिलेगा 20 का। और ये रिटर्न कितना बनता है, अगर परसेंटेज ऑफ रिटर्न की बात करें 4.5 डिविडेंड में मिल रहा है, 20 कैपिटल एप्रिसिएशन में मिल रहा है इन अ ईयर ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 120। तो 4.5 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 120 और यह आपका बन जाता है तकरीबन 20.42%। इसी तरह से सबकी हम वर्किंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल एंड गैस में जो शेयर बी है, सिक्योरिटी बी है, 66% 10 का यानी कि 6.6 का मुझे डिविडेंड मिलता है। 160 और 150 के बीच का डिफरेंस यानी कि 10 रुपये जो है वो शेयर की प्राइसेस इंक्रीज होती है उस पर गेन होता है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 150। तो 6.6 प्लस 10 16.6 डिवाइडेड बाई 150 और 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए तो 11.07% या 11.07% का 11.07% का रिटर्न। इसी तरह से हम करेंगे भाई 5 प्लस 1.4 का डिविडेंड, 5 रुपये की एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 25.6% का रिटर्न। उसके बाद 0 का डिविडेंड है, 10 का गेन है डिवाइडेड बाई 35 यानी कि 28.57 का रिटर्न। उसके बाद 2.9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 85
यानी कि तकरीबन 21.05 या 06 का रिटर्न। उसके बाद 3.6 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100 यानी कि 16.91 का रिटर्न। ये सारे रिटर्न्स आ गए, ठीक है ना, जो हमारे कह सकते हो कि हमारे सारे के सारे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड रिटर्न्स क्या होने चाहिए वो भी हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे रिक्वायर्ड रिटर्न्स कैसे निकालेंगे भाई? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज़ कर हम रिक्वायर्ड रिटर्न्स निकाल सकते हैं। हमें उसके लिए सिक्योरिटीज़ के बीटा फैक्टर्स हैं वो भी मालूम है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है? रिस्क फ्री प्लस मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट इनटू बीटा फैक्टर, है ना। एक ही वर्किंग करता हूँ, एक ही जो है ना वो वर्किंग कर देता हूँ पूरी, ताकि समझ में आ जाए, और फिर बी और सी और डी और ई और एफ को वर्बली कर दूंगा। ए सिक्योरिटी के लिए कैसे निकालेंगे हम? जो हमारा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, हमें रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 8% दिया हुआ है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 14% दिया हुआ है, तो 8% प्लस 14% माइनस 8% इंटू बीटा फैक्टर यानी कि 1.1, तो ये आ जाएगा 14 माइनस 8 6 बनता है, इंटू 1.1 6.6 बनता है, प्लस 8 यानी कि 14.6% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। 14.6%। इसी तरह से बी सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, एक और वर्किंग कर देता हूँ। 8% प्लस 14% माइनस 8% मल्टीप्लाइड बाई 1.3, 14 माइनस 8 इंटू 1.3 प्लस 8 यानी कि 15.8%, 15.8%। इसी तरह से सिक्योरिटी सी के लिए ओरली मैं कर देता हूँ। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है यानी कि प्रीमियम जो आ रहा है वो 6% आ रहा है, तो 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.9 से और उसमें 8 ऐड कर देता हूँ यानी कि 13.4%। इसी तरह से 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.1 और उसमें 8 ऐड कर देता हूँ यानी कि 14.6%। इसी तरह से 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.05 और उसमें 8 का ऐड कर देता हूँ यानी कि 14.3%। इसी तरह से 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.25 से और उसमें ऐड कर देता हूँ 8 यानी कि 15.5%। यह हमारे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न्स आ गए। हमारे सामने एक्सपेक्टेड रिटर्न्स भी हैं। अब अगर हम अल्फा कैलकुलेट करें, सिक्योरिटी ए 20.42% और 14.6%, अल्फा कितना आता है भाई? दोनों का डिफरेंस ले लो, 5.82%, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, सिक्योरिटी ए की 5.82% है। सिक्योरिटी बी के लिए तो अल्फा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, 11.07 माइनस 15.8। तो ऑयल एंड गैस के सेक्टर में से हम शेयर ए सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह से फिर अगर सीमेंट की बात करें तो 25.6 माइनस 13.4, अल्फा आता है 12.2 का। उसके बाद 28.57 माइनस 14.6, अल्फा आता है 13.97 का। उसके बाद 21.06 माइनस 14.3, अल्फा आता है 6.76 का। उसके बाद 16.91 माइनस 15.5, अल्फा आता है 1.41 का। तो ए बी में से तो आपने ए को सेलेक्ट किया, सी डी में से आपको क्या सेलेक्ट करना चाहिए? ऑब्वियसली आपने डी के लिए जाना चाहिए बिकॉज उसका अल्फा जो है वो ज़्यादा है। ई एफ जो है उसमें से किस पे जाना चाहिए? ई एफ में से हमें जाना चाहिए ई पर, ठीक है भाई। तो ये तो हमने हिसाब किताब कर लिया कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट लिस्टेड सिक्योरिटीज़ में होगी वो कहाँ कहाँ होगी। वो होगी ए, डी और ई में। चलें जी आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आगे जो है वो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज़ है। इन्वेस्टमेंट्स इन डेट सिक्योरिटीज़ कितनी करनी थी भाई? टोटल अमाउंट में से आया था 69874 69874 69874 50% of such investments would be in one of the government-backed sukuks and 50% in one of the AA rated corporate securities। तो 69874 के दो हिस्से होंगे। 34937 जो है 34937 इन्वेस्ट होगा AA रेटेड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ में, और सेम अमाउंट यानी कि 34937 जो है वो इन्वेस्ट हो जाएगा गवर्नमेंट सुकुक्स में। फॉलोइंग गवर्नमेंट बैक्ड सुकुक एंड AA रेटेड कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ आर अवेलेबल इन दी मार्केट। और मार्केट में जो AA रेटेड सिक्योरिटीज़ हैं वो दो इसलिए बताई हुई हमें, TFC-A और TFC-B। TFC-A जो है उसकी पार वैल्यू 100 है, उसकी मार्केट वैल्यू 102 है, कूपन रेट 10% है, नीचे लिखा हुआ है द प्रॉफिट इज पेएबल एनुअली। रिडेम्पशन जो है वो 4 साल बाद होगी। रिडेम्पशन वैल्यू जो है वो 104 लिखी हुई है। टैक्स के बारे में कोई सवाल में इन्फॉर्मेशन ऐसा है नहीं। तो हम पहली सिक्योरिटी जो है पहले जो TFC है उसका IRR निकालते हैं, ये देखते हैं कि वो हमें रिटर्न कितना कमा कर दे रहा होगा। और उसके लिए कैश फ्लोज ड्राफ्ट करने होंगे। कैश फ्लोज ड्राफ्ट करेंगे हम ईयर 0 फिर ईयर 1 से ईयर 4 तक हर साल जो है वो इंटरेस्ट है, और ईयर नंबर 4 जो है उस पर रिडेम्पशन होगी 104 पर। तो 102 नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इंटरेस्ट कितना बनेगा? 10% का कूपन रिटर्न है तो 10 रुपये बनेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 104, ठीक है। डिस्काउंटिंग रेट क्या यूज़ करेंगे भाई? डिस्काउंटिंग का रेट हम अगर फॉर एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं 10% का जो कूपन रेट है वो यूज़ कर लेते हैं, तो डिस्काउंटिंग के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे 1, उसके बाद 4 साल की एनविटी है तो 1.1 की पावर -4, 1 में से आंसर को माइनस किया और 0.1 से डिवाइड कर दिया, 3.169, और 1 डिवाइडेड बाई 1.1 की पावर 4, ये आ गया 0.683, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालेंगे तो 102 नेगेटिव है, उसके बाद 3.169 इंटू 10 यानी कि 31.69, उसके बाद 104 इंटू 0.683 यानी कि 71.03, ऐड करते हैं भाई 71.03 प्लस 31.69 माइनस 102, यह आता है तकरीबन 0.72 पॉजिटिव आ रहा है। तो थोड़ा सा रेट ज़्यादा होगा, 11% पर कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 11% पर अगर कैलकुलेशंस करेंगे ईयर 0 1-441, अच्छा फिर 1.11 एनवीटी का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर 124 के लिए। होपफुली आप लोगों को मालूम है 1 - 1 प्लस 11% पावर -4 डिवाइडेड बाई 11%, ये फार्मूला लगाया करता हूँ मैं, ठीक है। तो 1.11 की पावर -4 डाली, 1 में से आंसर को माइनस किया और 0.1 से डिवाइड 3.102 और 1 डिवाइडेड बाई 1.11 की पावर 4, तो ये आ जाता है 0.658, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यूज़ कैसे आएंगी? -102 पहली होगी, दूसरी हो जाएगी 3.102 इंटू 10 यानी कि 31.02, उसके बाद 0.658 इंटू 104 यानी कि 68.43, ऐड करते हैं इसको, यह आता है -2.5 या -2.4548। तो अब हम IRR निकाल लेते हैं, ठीक है ना। IRR इज A% प्लस NPVA। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें आती हैं इसीलिए जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाई NPVA यानी कि 0.72 माइनस NPVB और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.548, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई B - A%।
तो देखते हैं भाई ये कितना आता है, 0.72 प्लस 2.548, 0.72 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 1 प्लस 10, तकरीबन 10.22%। तो ये वाला जो हमारा TFC है वो हमें 10.22% रिटर्न दे रहा है। अच्छा, दूसरा वाला जो TFC है उसकी पार वैल्यू 100 है, उसकी मार्केट वैल्यू 100 है, उसकी रिडेम्पशन वैल्यू 100 है, उसका कूपन रेट 9% है और रिडेम्पशन 6 सालों में होगी। अगर ऐसा है तो दूसरा जो TFC है वो हमें 9% रिटर्न ही देगा। जब पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडेम्पशन वैल्यू सेम हो तो जो कूपन रेट होता है वही मुझे हकीकतन रिटर्न मिलता है। तो TFC ए और बी में से क्या करूँगा मैं, TFC ए को सेलेक्ट कर लूँगा बिकॉज उसका रिटर्न 10.22 है, TFC बी का रिटर्न 9% है। इसके बाद सुकूक्स पर चलते हैं। सुकूक में जो पहला सुकूक है उसमें भी अगेन ऐसा ही चक्कर है कि पार वैल्यू 1000 है, मार्केट वैल्यू 1000 है, रिडेम्पशन वैल्यू 1000 है, जो कूपन है वो 11.25% है। इसका मतलब ये हो गया कि ये मुझे 11.25% का मार्केट दे रहा है। जो दूसरा सुकूक है, सुकूक जेड है, उसमें मार्केट वैल्यू चेंज है, रिडेम्पशन वैल्यू चेंज है, तो हमें वही IRR की तरह वाली वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। IRR जैसी ही वर्किंग हमें करनी पड़ेगी ताकि ये देख सकें हम कि रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। और वो वर्किंग करते हैं। अच्छा, वर्किंग करने के लिए हमारे पास यह नंबर अगेन 0 है, 1 2 3 है और 3 है। तो 0 पर 1075, ठीक है। 1 से लेकर 3 पर क्या होगा, 1000 का 12% यानी कि 120 और 980 पर रिडेम्पशन हो जाएगी, ठीक है जनाब। अच्छा, हम रेट 12% अगर यूज़ कर लें तो पहला फैक्टर 1 हो गया, फिर 1.12 की पावर -3 एनवीटी वाले फॉर्मूले से 1 माइनस आंसर डिवाइडेड बाय 0.12, ये 2.4 आएगा। मैं वापस से एक बार चेक कर लूँ। बिल्कुल। और फिर 1 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 3 यानी कि 0.712। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, -1075, 2.4 इंटू 120 288, 980 इंटू 0.712 698 तकरीबन। ऐड करते हैं 698 प्लस 288 माइनस 1075, 89 नेगेटिव आ रहा है, तकरीबन 89.2 नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है तो 12% के बजाय अब कम रेट लेना पड़ेगा, 8% का रेट ले लेते हैं। 8% के रेट के हिसाब से पहला फैक्टर 1 होगा, दूसरा का 1.08 की पावर -3, 1 में से आंसर माइनस डिवाइडेड बाय 0.08, 2.577 और 1 डिवाइडेड बाय 1.08 की पावर 3 यानी कि 0.793। मल्टीप्लाई करेंगे तो -1075, 120 इंटू 2.577 इज़ 309.2, 0.793 इंटू 980 इज़ 777.1। ऐड किया सबको तो ये आता है 11.34 का पॉजिटिव। अगेन IRR वाला फॉर्मूला लगाएंगे भाई, 8% प्लस NPVA यानी कि 11.34 डिवाइडेड बाय NPVA यानी कि 11.34 माइनस माइनस प्लस हो जाता है 89.2 और 12% माइनस 8%। क्या आता है भाई, 11.34 प्लस 89.2, 11.34 डिवाइडेड बाय आंसर इंटू 4 प्लस 8, ये आता है आपका तकरीबन 8.45%। तो इन दोनों सुकूक्स में से सुकूक वाई ज़्यादा बेहतर है बिकॉज वो 11.25% हमें कमा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये हमने पोर्टफोलियो पूरा सेलेक्ट कर लिया, सुकूक वाई यहाँ से सेलेक्ट हो गया, TFC ए सेलेक्ट हो गया और ऊपर ये जो मैंने शेयर्स मेंशन किए थे ये सेलेक्ट हो गए। पैसे आपको पता है किस जगह कितने इन्वेस्ट कर रहे हो, बचे हुए पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। जो बच गए थे 17469 वो मनी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। मनी मार्केट के बारे में लिखा हुआ है
फंड्स विल कंटिन्यू टू इन्वेस्ट इन टर्म डिपॉजिट्स विद डिफरेंट बैंक्स, और टर्म डिपॉजिट्स जो है उनका रेट जो था वो टर्म डिपॉजिट्स का रेट 9% दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा आपने सारी वर्किंग्स अगर कॉपी करी हुई होंगी तो अब हम पूरे पोर्टफोलियो का वेटेड एवरेज रिटर्न मालूम कर सकते हैं बआसानी। मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग के लिए जगह खाली करता हूँ। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आपने नोट करी हुई हैं, सारी वैल्यूज़ आपके पास वर्किंग हुई हुई है, आप उससे परेशान ना हो। आपका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट होगी ए में, शेयर्स ए में कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 11646। फिर शेयर्स डी में इन्वेस्टमेंट होगी, सिक्योरिटीज डी में इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी होगी 8734। फिर शेयर्स ई में इन्वेस्टमेंट होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट होगी 8734। फिर टीएफसी बी में इन्वेस्टमेंट होगी 34937। उसके बाद अच्छा हमारा आंसर क्या आया था इसका, टीएफसी ए में इन्वेस्टमेंट होगी। और बाकी जो सुकूक था वो था हमारा वाई वाला, सुकूक हमने वाई वाला लिया ना, करेक्ट। हाँ, तो इसमें होगी 34937, और ये जो बचे हुए 17469 पैसे हैं ये टर्म डिपॉजिट्स में होंगे, टर्म डिपॉजिट्स में होंगे 17469। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट से मैच करेंगे, ठीक है ना, जो 116457 होगी। एक बार देख भी लेते हैं, 11646 प्लस 8734 प्लस 8734 प्लस 34937 प्लस 34937 प्लस 17469, सब सही चल रहा है। इनको इनके रिस्पेक्टिव रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि टोटल रिटर्न मिल जाए, और फिर वेटेड एवरेज रिटर्न भी कैलकुलेट कर लेंगे। ए का जो रिटर्न था वो तकरीबन 20.42 था, 20.4% था। डी का जो रिटर्न था वो तकरीबन 28.57। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास कैलकुलेट हुई हुई पड़ी हुई है, मैंने क्योंकि रब कर दी हैं तो आपके सामने अभी अवेलेबल मैं वापस नहीं कर सकता। ई का जो रिटर्न आ रहा था वो तकरीबन 21.06% था, और जो आपके पास टीएफसी ए थे उसका रिटर्न 10.4% था तकरीबन। उसके बाद सुकूक्स जो थे आपके पास, उसमें से वाई का जो रिटर्न था वो यहाँ पर, अच्छा वो भी, हाँ वो 11.25% था, जो दिया हुआ था वही ले लिया हमने। और टर्म डिपॉजिट्स का जो रिटर्न है वो 9% है। ठीक है, तो आप इसको इसके रिस्पेक्टिव रेट से मल्टीप्लाई कर दें। मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देता हूँ, यानी कि 11646 इंटू 20.4%, चले मैं लिख देता हूँ 2376 पहला रिटर्न आएगा, 2376। दूसरा हो जाएगा हमारा 8734 मल्टीप्लाइड बाई 28.57%, यानी कि तकरीबन 2495। उसके बाद 8734 इंटू 21.06%, यानी कि 1839। उसके बाद 34937 इंटू 10.4%, यानी कि 3633। उसके बाद 34937 इंटू 11.25%, यानी कि 3930। 17469 इंटू 9%, यानी कि 1572। ऐड करते हैं सबको, 2376 प्लस 2495 प्लस 1839 प्लस 3633 प्लस 3930 प्लस 1572, टोटल आता है 15845। चलो जी, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 116457 से, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके तकरीबन 13.6% का रिटर्न बनता है।
ठीक है, ये हमारा पार्ट ए सॉल्व हो गया। पार्ट ए में उसने बोला था प्रिपेयर द रिवाइज पोर्टफोलियो ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न। पार्ट बी में बोलते हैं ब्रीफली डिस्कस द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियोज विद द एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोविडेंट फंड। इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना और अगर कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लेना। यहाँ पर हमारा पोर्टफोलियो का एक सवाल और सॉल्व होता है जिसमें हमें अपना पोर्टफोलियो जो है वो रिवाइज करना था। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।